औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ होली मंथ ऑफ रमदान। आखिरी इशा शुरू हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए। जी बच्चों, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर आयशा अम्ब्रीन। First of all, I welcome you all to the e-learning project of Chenab College Jhang. Hope you are getting benefit from these online classes. As you people have been promoted to the second year without examination and evaluation. Most of the students are quite happy. मगर जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की है सारा साल, वो सैड भी हैं। बहरहाल एग्जामिनेशन इवेल्युएशन हुए या नहीं हुए, आपको अपनी तैयारी रखनी है। एज यू आर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप लोगों के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर इकट्ठे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 माह से हम लोग घरों में हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोविड-19 है क्या। कोविड-19 जो है, इट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ कोरोना वायरस डिजीज 2019, जो कि 2019 में स्टार्ट हुई थी चाइना से। पाकिस्तान में स्टार्ट हुई तकरीबन 2 मंथ पहले। लॉकडाउन भी रहा, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यू पीपल मस्ट बी केयरफुल, स्टे एट होम, स्टे सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि दुनिया में ऐसे पेंडेमिक्स आते रहे हैं। तकरीबन 1 सदी 2 सदी के गैप से ये पेंडेमिक्स आते रहे हैं। देखें तो एग्जैक्ट 1 सेंचुरी पहले इन 1918 स्पेन में फ्लू डिजीज फैली थी, स्पेन से, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1918। दिस डिजीज वाज कॉल्ड एज स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक। ये रही तकरीबन 2 साल, 1918 से 1920 तक। और इन 2 साल के मुख्तसर अरसा में दुनिया से 2 से 5 करोड़ के करीब लोग मर चुके थे। यानी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन जो है दैट वाज ग्रेटली अफेक्टेड। तो जो है ये आते हैं दुनिया में, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिसाइकलिंग ऑफ नेचर, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेचर को रिसाइकल भी करना होता है, ये नेचुरल फिनोमिना है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है, अल्लाह ताला इसको जल्द से ख़त्म कर दे दुनिया से, और अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चलिए बेटा, आज हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आई विल डिस्कस द पेपर पैटर्न, द थ्योरी एग्जाम। The paper pattern of first year biology is same as that of the first year biology, that is of 85 marks. The theory exams consist of 2 parts, objective and subjective. Objective part contains 70 multiple choice questions. Each question carries 1 mark. And subjective part consists of 2 sections. Section 1, which consists of short questions. Question 2, 3, and 4. Question 2 contains 12 short questions. You have to attempt any 8. This section carries 16 marks. Question 3 consists of 12 short questions. You have to attempt any 8. This also carries 16 marks. Question number 4 consists of 9 short questions. You have to attempt any 6. This question carries 12 marks. Section 2 consists of long question. This section consists of 5 long questions. You have to attempt any 3 questions. Each question carries 8 marks. Usually, each question is in the form of 2 parts, part A, part B. This may be in the form of parts or may not, but each question carries 8 marks. So this section contains 24 marks total. तो इस तरह आपके total marks हुए 85. ये तो था आपका बिल्कुल वैसा ही पेपर पैटर्न जैसा आपका फर्स्ट ईयर का था। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपकी सेकेंड ईयर में, वो है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो कि आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप जानते हैं कि 30 मार्क्स का है, तो इसको भी हम जरा देखते हैं। प्रैक्टिकल आपका कैसा होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंसिस्ट ऑफ 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रेपरेशन ऑफ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड, फॉर एग्जांपल एनी प्लांट टिश्यू और एनी एनिमल टिश्यू। आपको माइक्रोस्कोप से एक स्लाइड दिखा दी जाती है, आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है
उस लाइट में कोई भी प्लांट टिश्यू हो सकता है, फॉर एग्जांपल अनियन एपिथेलियम हो सकती है, या कोई एनिमल टिश्यू हो सकता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग एपिथेलियम है, या इवन ह्यूमन स्किन सेल, कोई भी टिश्यू हो सकता है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा और उसकी लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। दिस क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, द टेक्निकल टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पेसिमेन प्रोवाइडेड। ये क्वेश्चन होता है आपका प्लांट फैमिलीज का। आपने जो फर्स्ट ईयर में प्लांट फैमिलीज पढ़ी हैं, 6 फैमिलीज, किसी भी फैमिली का कोई फ्लावर आपको दे दिया जाता है और आपको फ्लावर के पार्ट्स बता दिए जाते हैं, आपको दिए जाते हैं 4 पार्ट्स आपको दिए जाते हैं कि आपने फ्लावर्स के, फॉर एग्जांपल आपको इन्फ्लोरेसेंस पूछ ली जाती है, कैलिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कोरोला के बारे में पूछ लिया जाता है, आपको फ्लोरल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है उस पर्टिकुलर फ्लावर का जो किसी भी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको उस फ्लावर के 4 पार्ट्स दिए जाते हैं और हर पार्ट का एक नंबर होगा। सो दिस क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लाइड्स। ये क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन का। आपको स्पेसिमन या स्लाइड्स दे दी जाएंगी डायग्राम की फॉर्म में। 5 आपके पास स्पेसिमेंस होंगे, A B C D E, लेबल वहां पर A B C D E के नाम से होगा। आपको वो आइडेंटिफाई करना है। वो कोई भी एनिमल होगा, कोई प्रोटोजोआ होगा, कोई भी ऐसा प्लांट हो सकता है, कोई ब्रायोफाइट, कुछ भी हो सकता है। आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। उसका नेम लिखने के बाद आपको उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखना होगा। तो 5 स्पेसिमेन है, ईच स्पेसिमेन कैरीज 1 मार्क। सो इस क्वेश्चन के टोटल 5 मार्क्स हो गए। फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका एक्सपेरिमेंट का। परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट अलॉटेड बाय एग्जामिनर। इस क्वेश्चन में आपके पास होगी चॉइस। यू पीपल आर गिवन 3 एक्सपेरिमेंट्स, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। यू डोंट हैव टू परफॉर्म इट, आपको परफॉर्म नहीं करना होगा, यू जस्ट हैव टू राइट इट। आपको उसको लिखना होगा, जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसका आपको अपरेटस मटेरियल लिखना होगा, फिर उसका प्रोसीजर लिखना होगा, ऑब्जर्वेशन और एंड पे आपको रिजल्ट उसका लिखना होगा। कोई भी ग्राफ की फॉर्म में या कोई भी टेबल की फॉर्म में हो सकता है। उस एक्सपेरिमेंट की कोई छोटी मोटी डायग्राम भी हो तो आपको वो भी ड्रॉ करनी होगी। तो दिस क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है डाइसेक्शन का। डाइसेक्ट द एनिमल प्रोवाइडेड। आपको एनिमल दे दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में यूजुअली वो या तो फ्रॉग होता है या कॉकरोच होता है। आपको एनिमल दे दिया जाएगा, उसकी डाइसेक्शन आपको करनी होगी और आपको उसका एक्सपोज एनी सिस्टम, आपको उसका कोई सिस्टम एक्सपोज करना होगा अलॉटेड बाय द एग्जामिनर। आपको एग्जामिनर बताएंगे कि फ्रॉग है या कॉकरोच है, उसका कोई भी सिस्टम, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकता है, नर्वस सिस्टम हो सकता है, या वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है। आपको वो एक्सपोज करना होगा, शो इट टू एग्जामिनर, उसके लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। तो दिस क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी प्रैक्टिकल कॉपी, जिसके 2 नंबर हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वाइवा, कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स। वाइवा आपके प्रैक्टिकल से भी पूछा जा सकता है, आपकी थियरी से भी, कहीं से भी पूछा जा सकता है। सो इस तरह आपके टोटल नंबर हुए 30। ये तो था आपका प्रैक्टिकल के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर पैटर्न एंड योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर फर्स्ट लेक्चर। हमारा जो आज का फर्स्ट लेक्चर है, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने 14 चैप्टर पढ़े हैं बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर में। तो आपकी सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 15, दैट इज होम्योस्टेसिस। आपको चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट करना होगा, होम्योस्टेसिस से। और पहला हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट इन होम्योस्टेसिस। चलिए समझते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है। आप लोग अटेंटिव रहें प्लीज, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा अपने। बुक्स भी आप लोग अपने सामने रखें, कॉपी पेंसिल रखें साथ, और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो नोट करते जाएं, हेडिंग लिखते जाएं। होम्योस्टेसिस पढ़ने से पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एनवायरनमेंट का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आप जानते हैं क्या है? हमारी सराउंडिंग्स, सम ऑफ ऑल द सराउंडिंग्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फिजिकल, chemical and biological conditions needed for the development and growth of an organism is called environment। मतलब आपके इर्द गिर्द जितने भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, ये कंडीशंस जो हैं, जो आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, वो सब मिलकर आपका एनवायरनमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट की टाइप्स। एनवायरनमेंट 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आउटसाइड द बॉडी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर सराउंडिंग्स।
दूसरी टाइप है इंटरनल इन्वायरमेंट, दैट इज विद इन द बॉडी. इंटरनल इन्वायरमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. आप लोग जानते हैं कि योर बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ सेल्स. ठीक, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं. अब उन सेल्स के भी दो तरह के इन्वायरमेंट होंगे. एक वो इन्वायरमेंट जो सेल के अंदर का होगा, जिसमें साइटोप्लाज्म और सेल की ऑर्गेनेलिज आती हैं, और एक एनवायरनमेंट होगा सेल के बाहर का, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसीज और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स आते हैं. तो इस तरह आपकी बॉडी के अंदर भी दो तरह के एनवायरनमेंट होंगे. वन एनवायरनमेंट इज आउटसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, and one environment is inside the cell, which is called as intracellular environment inside the cell. यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पे डायग्राम है, इसको देखें. ये मैंने एक सर्कल लगाया है. I named it as body. This is your body. The environment outside your body is called as external environment. The environment inside your body is called as internal environment. ठीक, जो बॉडी की लाइन से बाहर वाला एनवायरनमेंट होगा वो एक्सटर्नल है, जो बॉडी लाइनिंग के अंदर वाला होगा दिस इज इंटरनल. इसी तरह इस बॉडी के अंदर देखें, मैंने यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल लगाए हैं. दीज आर एक्चुअली योर बॉडी सेल्स, ये बॉडी टिश्यूज. ठीक, अब यहाँ पर आप अगर देखें इस एरो पे दो तरह के एनवायरनमेंट आपको नजर आएंगे इस सेल के इर्द गिर्द. एक एनवायरनमेंट है जो इस सेल के अंदर है, इट इज कॉल्ड एज इंट्रा मीन विद इन, intracellular environment, the environment within the cell. और एक environment होगा आपके सेल का बाहर वाला, which is called as extracellular environment. This is all your extracellular environment. अगर आप देखें तो extracellular environment actually आपका internal environment भी है, बॉडी के अंदर का. तो इस तरह आपके पास चार किस्म के environment आ चुके हैं: external, internal, extra and intracellular environment. हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस, लेकिन हम पढ़ एनवायरनमेंट रहे हैं. क्या रिलेशन है वो पहले समझें, तब हम अपने टॉपिक होम्योस्टेसिस पे जाएंगे. अगर आप देखें हमारे जो दो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट. दो एनवायरनमेंट की मैं बात कर रही हूँ, गौर से सुने. एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये जो दो एनवायरनमेंट हैं, सेल के बाहर वाला और बॉडी के बाहर वाला, इनमें फ्लक्चुएशंस या चेंजेस आती रहती हैं कंटिन्यूअसली. These two environments continuously fluctuate or undergo changes. ठीक है, तो एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सेलुलर की जो चेंजेस हैं वो अफेक्ट करती हैं हमारे इंटरनल या हमारे इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को. ठीक है, चेंजेस जो हैं एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की जो चेंजेस हैं वो हमारे इंटरनल या इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं. वो चेंजेस हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को भी चेंज करने की कोशिश करती है. अब हमने करना क्या होता है कि हमने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि बॉडी के अंदर का है या सेल के अंदर का है उसको चेंज होने नहीं देना हमने, क्योंकि अगर हम उसको चेंज होने दे देंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी जो लाइफ एक्टिविटीज है, बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नहीं रहेगी. ठीक है, तो उससे डिसईज हो जाएंगे हम. ठीक है, तो हमने ये करना है कि एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की जो फ्लक्चुएशंस, जो चेंजेस हैं, उससे अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बचाना है. और ये काम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिस्टम. यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर ये बॉडी पे मैंने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया है जिसको मैंने लिखा है कंट्रोल सिस्टम. इस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन से. इसी तरह एक कंट्रोल सिस्टम मैंने सेल के ऊपर बनाया है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. इस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू हम अपने इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट. ठीक, अब ये फ्लक्चुएशंस क्या हैं इनको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, ये आप और से सुने. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस the fluctuations of external and internal environment. पहले हम ये सेगमेंट इसको स्टडी करते हैं. सपोज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 है. ठीक, ऑप्टिमम टेम्परेचर. हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस, हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सारे एंजाइमेटिक एक्शंस जो हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलते हैं. ठीक,
अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो 37 जरूरी नहीं होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो 0 भी टेम्परेचर चला जाता है, 50 और 52 भी चला जाता है, ठीक। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी, लेकिन हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट की जो रेंज है वो तो 37 है, और हमने उसको 37 ही रखना है, क्योंकि अगर हमारा टेम्परेचर 37 से कम या ज्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी के फंक्शंस अफेक्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी माल फंक्शनिंग में चली जाती है, ठीक। तो अब हमने उसको 37 रखना है। एग्जाम्पल से समझें, वो 37 हमने कैसे रखना है, वो 37 हमने रखना है विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल सिस्टम, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चला जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आप बहुत ठंडे इलाके में जाते हैं, वहां पर आपका टेम्परेचर ड्रॉप कर गया है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपके इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तो 37 है। अब अगर बाहर के इन्वायरमेंट में चेंज आई है तो वो तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी अफेक्ट करेगी, वो अफेक्ट करेगी इस तरह कि आपका बॉडी टेम्परेचर को भी वो 37 से ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगी, आपका बॉडी टेम्परेचर 37 से कम होने लगेगा, आप हाइपोथर्मिया में जाने लगेंगे, ठीक है। तो बाहर के एनवायरनमेंट कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन में चेंज आई, वो 0 हुआ, उस 0 फ्लक्चुएशन जो हुई है एनवायरनमेंट में, उससे आपका इंटरनल एनवायरनमेंट मुतासिर हो रहा है। कि आपका कैसे मुतासिर हो रहा है कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो फिक्स्ड पॉइंट यानी 37 पे था, वो 37 से डेविएट होके ड्रॉप होने लगा, 37 से कम होने लगा। अब आपने उसको 37 से कम नहीं रखना, अगर आप 37 से कम करने देंगे बॉडी को तो आपकी बॉडी मुतासिर हो जाएगी। तो जैसे ही आपका 37 यानी सेट पॉइंट से टेम्परेचर कम होने लगता है तो आपका कंट्रोल सिस्टम एक्टिव हो जाता है, दिस कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि देखें, जब टेम्परेचर बाहर कम होता है तो आपकी बॉडी में 2 चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होगी कि आपके स्केलेटल मसल्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। आपकी केमिकल एनर्जी जो एटीपी की है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, आपके स्केलेटल मसल्स एक्टिव हो जाएंगे, तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। शिवरिंग स्टार्ट होगी तो आपके जो है जिसको कपकपाहट बोलते हैं, तो आपके मसल्स हीट प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरी चीज जो ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा, आपकी जो डाइट है आपने लिया उस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिससे हीट पैदा होगी और आपका बॉडी टेम्परेचर 37 तक रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक। इसको हम डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। तो 2 चीजें हुई, ये मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज हो जाना और मसल्स जो शिवरिंग स्टार्ट हो जाना, ये कहलाते हैं हमारा कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो अब हमारा की पॉइंट पे आए, जो मैंने आपको बात यहाँ पर करनी है अब ये है कि हमने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन किया 37 पे ही। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस, ठीक है। क्या कहा है मैंने कि आपने इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं आपकी, उसको मेंटेन रखना, उसको कांस्टेंट रखना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चल रहा है, चेंजेस जो भी आ रही हैं, उससे अपने आप को बचाना है कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस, ये है हमारा होम्योस्टेसिस। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट की बात बताई। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, इसको भी देख लेते हैं, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर इसका भी कर लेते हैं। सेल के एनवायरनमेंट को मैंने आपको जैसे बताया कि सेल के पास 2 तरह के एनवायरनमेंट है, एक सेल के अंदर वाला, एक सेल के बाहर वाला, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सोल्यूट्स ज्यादा हो गए हैं, तो चूंकि सोल्यूट ज्यादा हो गए हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज्यादा हुआ है तो बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, सेल के अंदर यानी इंट्रा सेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो क्या होगा कि बाहर तो आ गई चेंज, फ्लक्चुएशंस आ गई, तो अंदर के एनवायरनमेंट में उसने अफेक्ट करना है। तो क्या होगा कि जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर ज्यादा हुआ है तो सेल के अंदर चूंकि सोल्यूट्स कम है, वाटर ज्यादा है, तो वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, पानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ आएगा। अब देखें, सेल का वाटर लॉस हो रहा है, तो सेल के इंट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है उसमें तो फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो गई, आपने ये नहीं होने देनी थी, लेकिन वो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं कि वाटर जो है सेल का वो लॉस हो रहा है। It is said that with the removal of 1% water of intracellular environment, the cell undergoes dehydration. सेल का जब तकरीबन 1% पानी बाहर चला जाता है, लॉस हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में चला जाता है, तो सेल डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है। तो ये तो आपकी फ्लक्चुएशंस आ गई, इससे आपने अपने आप को बचाना है।
तो जैसे ही सेल का वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है, तो सेल के ऊपर लगा हुआ ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये एक्टिव हो जाता है। और कैसे एक्टिव होगा कि आपको थर्स्ट फील होगी, प्यास लगेगी आपको, तो आप वाटर लेंगे। जैसे ही आप वाटर लेंगे तो बॉडी रीहाइड्रेट हो, सेल जो है आपका रीहाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वाटर इनटेक नहीं करते, आप कंटिन्यूसली डिहाइड्रेट रहते हैं, तो आपके सेल क्या होंगे, वो डिहाइड्रेशन में रहेंगे और इवन सेल स्टार्ट टू श्रिंक, सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, दे बीइंग ड्राई आउट, खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे आपकी बॉडी जो है वो डिजीज में चली जाएगी, डेथ हो जाएगी, सेल्स की, टिश्यूज की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कहा क्या है हमने, ये सारी यहाँ तक समरी क्या देखी है हमने, कि आपने अपने इंट्रासेलुलर या इंटरनल एनवायरनमेंट को बचाना होता है फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिस्टम। दिस ऑल मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। इज इट क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइकिल है। यहाँ पर आप देखिए कंडीशंस इन द बॉडी चेंज फ्रॉम सेट पॉइंट, कि आपकी फ्लक्चुएशंस आई बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट पे। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल में बताया है कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 से ड्रॉप होने लगा है, तो कंडीशन चेंज हो गई, तो फौरन चेंज डिटेक्ट कर ली जाती है, करेक्टिव मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो जाएगा, आपकी शेविंग हो जाएगी स्टार्ट मसल्स की। तो करेक्टिव मैकेनिज्म जैसे ही एक्टिव होगा तो कंडीशंस रिटर्न टू सेट पॉइंट, आपका टेम्परेचर 37 तक रिस्टोर हो जाएगा, तो करेक्टिव मैकेनिज्म स्विच्ड ऑफ हो जाता है। तो इस तरह आपका ये मैकेनिज्म चलता है। ठीक, तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। नाउ कम्स टू द मेन पॉइंट, होम्योस्टेसिस। अब हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पे आते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है। The word homeostasis is the combination of two words. Homeo means similar to and stasis means standing still. So the literal meaning of homeostasis is staying similar. Proper definition क्या है? The ability of living organism to maintain their internal body conditions constant or nearly constant is called as homeostasis. ठीक है, अपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को कांस्टेंट रखना या तकरीबन कांस्टेंट रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। The homeostasis keeps the internal fluctuations in a narrow range. होम्योस्टेसिस क्या करती है कि ये आपकी बॉडी की इंटरनल जो चेंजेस है उसको नैरो रेंज में रखती है। चेंजेस आती हैं लेकिन बहुत थोड़ी आती हैं। विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम, दिस इज अ कंट्रोल सिस्टम कंपेयर टू वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस, बाहर के एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस की निस्बत। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, मैंने ऊपर क्वेश्चन लिख पे दिया है, डिफाइन होम्योस्टेसिस, राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये आपकी लिटरल डेफिनेशन भी हो गई, ये प्रॉपर डेफिनेशन है और ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। डिफाइन होम्योस्टेसिस, राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंस। इसको आप नोट कर लें अपनी बुक में। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप देख सकते हैं, आपका पेज नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। उसके बाद है इसी पैराग्राफ पे आपका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस जरूरी क्यों है? अभी आपने पढ़ा है कि होम्योस्टेसिस में हमने करना ये होता है कि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो भी चेंजेस आ रही हैं उससे अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बचाना है, क्योंकि अगर हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और हमारी बॉडी डिसईज में चली जाती है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ होम्योस्टेसिस? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स फ्लक्चुएट कंटिन्यूअसली. The organism has to resist and manage these changes by making adjustments. Homeostasis keeps the internal fluctuations in a narrow range, thus protecting the internal environment from the harms of fluctuations. ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, इसको समझें और कुछ आपको नहीं समझ आया तो आप पूछें। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम कि ये बैलेंस में है बॉडी, इन्वायरमेंटल चेंज आई तो बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। आपने उस बैलेंस को अपने कंट्रोल सिस्टम के थ्रू आपने उसको मेंटेन रखना है, लेकिन अगर आपका कंट्रोल सिस्टम काम नहीं करेगा तो इफ द सिस्टम कैन नॉट रिस्टोर बैलेंस इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको अपना कंट्रोल सिस्टम एक्टिव रखना होगा। तो ये था आपका होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का एक्चुअली काम क्या है कि आपके बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा है अपना फर्स्ट पैराग्राफ। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ।
नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसको आप हेडिंग दें पेंसिल से, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, या ब्रैकेट में मैंने ये लिखा हुआ है कंट्रोल एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल, इसको आप हेडिंग दे लें। अब मैंने आपसे कहा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरनल इन्वायरमेंट के ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा असरअंदाज होते हैं जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आती हैं। तो आपका नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट that are highly affected by the change, by the fluctuations of external environment. हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस की वजह से ज्यादा मुतासिर होते हैं। The most susceptible components, susceptible mean गैर महफूज, the most susceptible components of internal environment that may be affected by the fluctuations in external environments are water है, हमारी बॉडी का वाटर सबसे ज्यादा मुतासिर होगा जब बाहर कोई चेंज आएगी बाहर के एनवायरमेंट में। सोल्यूट्स एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, एंड हमारी बॉडी के हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट्स, डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जितना वाटर लेस अवेलेबल होगा उतनी नाइट्रोजनस स्पेस लेस टॉक्सिक होंगे, ये हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में आप इसको हेडिंग दे लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड एग्जाम्स में आ जाया करता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट के ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट हमारा अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि अभी ये हमने 4 किस्म के कंपोनेंट्स हैं इनको देखा है, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आती है। ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स को चेंज होने से कैसे बचाना है, किन सिस्टम्स के थ्रू, ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं, ऐसे कौन से होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू हमने इन 4 कंपोनेंट्स के अंदर जो चेंजेस हैं उससे बचाना है अपने आप को। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, कि ऐसे कौन से होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स हैं जो आपकी बॉडी के वाटर, सोल्यूट्स एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और नाइट्रोजनस वेस्ट्स को नैरो रेंज में रखते हैं। So there are various processes or mechanisms which are involved in the regulation and maintenance of internal conditions constancy. These mechanisms are osmoregulation, thermoregulation, excretion. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें कि what are the various homeostatic mechanisms in the body. बॉडी के अंदर ऐसे कौन से होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स हैं जो आपकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। 3 है ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो एंड एक्सक्रीशन। इनको वन बाय वन देखते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो कहते हैं सोल्यूट्स को, द मैकेनिज्म व्हिच रेगुलेट्स द गेन और लॉस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब वो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म जिसने आपकी बॉडी के वाटर और सोल्यूट्स एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन को नैरो रेंज में रखना है और उनको फ्लक्चुएट नहीं होने देना ज्यादा, वो मैकेनिज्म हमारा कहलाएगा ऑस्मो रेगुलेशन। या इसकी दूसरी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, टू मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट आपकी है थर्मो रेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो दूसरा कंपोनेंट था टेम्परेचर, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। उसके बाद एक्सक्रीशन, द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ द नाइट्रोजनस नेचर इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको नैरो रेंज में रखना, उनको उनकी जो कंडीशंस हैं उसको मेंटेन करना कहलाता है एक्सक्रीशन। तो हियर दिस चैप्टर होम्योस्टेसिस इज ऑल अबाउट दीज 3 मैकेनिज्म्स, यानी कि आपने इस चैप्टर में ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन को स्टडी करना है वन बाय वन डिटेल में। यहां तक आपका सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट होता है। हमारा आज का लास्ट पैराग्राफ और इस पेज पे थर्ड जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल एट सेल लेवल। आप अपने इस पेज नंबर 1 के लास्ट पैराग्राफ को हेडिंग दे लें, कंट्रोल एट सेल लेवल। जी, यहां तक जो हमने पढ़ा है सेकंड पैराग्राफ, उसको मैंने हेडिंग दी थी कंट्रोल एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल। लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ना है कि हमने कंट्रोल सेल के लेवल पे कैसे करना है। As an organism has to adapt itself according to fluctuations in external environment,
जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म को अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंजेस से बचाना होता है, सिमिलरली इसी तरह द सेल हैज टू कोप फ्लक्चुएशंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। सेल को भी अपने आप को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन से बचाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेल की ऐसे, जैसे हमने पढ़ा था ना कि इंटरनल एनवायरनमेंट के ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। वाटर था, सोल्यूट था, टेम्परेचर था, नाइट्रोजन स्पेस था। इसी तरह है कि सेल के अंदर ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं विच आर मोर ससेप्टिबल बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो वो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट विच आर केप्ट इन रिक्वायर्ड रेंज आर वाटर, सोल्यूट्स एंड आयंस, एसेंशियल मेटाबोलाइट्स, हॉर्मोन्स एटसेट्रा। ठीक है, आपकी बॉडी के डिफरेंट आयंस, सोल्यूट्स सेल के अंदर और मेटाबोलाइट्स, हॉर्मोन्स, वाटर, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं जब एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आती है। तो आपको अपने इन कंपोनेंट्स को फ्लक्चुएशन से बचाना होता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा इस पैराग्राफ में एक बात की हुई है कि अगर आप अपनी बुक में देखें, उन्होंने लिखा है कि होम्योस्टेसिस का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन पे रखें, बिल्कुल फिक्स्ड स्टेट में रखें, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा थोड़ी बहुत जो चेंजेस हैं वो भी जरूरी हैं बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए, लेकिन वो चेंजेस इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत हो तो बॉडी के फंक्शन के लिए वो जरूरी भी हैं। होम्योस्टेसिस डजंट मीन टू कीप अ फिक्स्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, as changes maintained within a specific range are necessary for normal body functions। होम्योस्टेसिस का ये मतलब नहीं है कि आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक फिक्स कर दें कि भाई उससे आगे पीछे उसने होना ही नहीं है। नहीं, चेंजेस जो हैं वो जरूरी हैं, अगर वो एक स्पेसिफिक रेंज में रखी जाएं, वो जरूरी हैं आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि देखें आपका जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर अगर हम वाटर की अवेलेबिलिटी को देखें तो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर बहुत ज्यादा भी हो सकता है, प्लेंटी अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, या फिर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बिल्कुल ड्राई कंडीशंस भी हो सकती है विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो दोनों पीक्स पे हैं, एक कंडीशन है जहां बहुत पानी है और एक कंडीशन है जो बिल्कुल ड्राई है। आप दोनों कंडीशंस में रह लेते हैं। ठीक है, तो अब इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हैं तो आपकी बॉडी जो है वो उस पर अफेक्ट तो करेगी। ऐसे ही है ना, एक्सट्रीम कंडीशंस है, एक तो है ना कि आप मॉडरेट कंडीशन में रह रहे हैं, वो इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस पे रह रहे हैं, बिल्कुल एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर और अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, तो वो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगी ना, लेकिन आपने उसको नैरो रेंज पे रखना है। ठीक है, बट यू हैव टू कीप इट इन अ वेरी नैरो रेंज। द कंट्रोल सिस्टम वुडंट लेट द बॉडी फ्लडेड विद वाटर इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। कंट्रोल सिस्टम आपकी बॉडी को फ्लडेड नहीं होने देगा जब पानी ज्यादा होगा। इसी तरह कंट्रोल सिस्टम वुडंट लेट योर बॉडी टू बिकम डिहाइड्रेट इन ड्राई कंडीशंस। इसी तरह ड्राई कंडीशंस में आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। तो जैसा भी इन्वायरमेंट होगा, जिस एक्सट्रीम पे होगा, तो आपकी जो बॉडी है वो विद इन नैरो रेंज में रहेगी विद द हेल्प ऑफ वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स, एंड दिस mechanism is called as homeostasis. So this was all about the mechanism of homeostasis. आई होप आपको समझ आ गई होगी, इसको अच्छी तरह समझें और जो भी आपको कंफ्यूजन है यहाँ तक उसको देखें। यहाँ पर नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं होम असाइनमेंट के, वो मैंने आपको आज हमने जितना भी पढ़ा है उसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको लिख दिए हैं। ये आप इसको देखें, कल मैं आपको इसमें से पूछूंगी क्वेश्चंस, आपको आंसर देने होंगे। Define homeostasis, write its importance. What is the need of homeostasis? What are the components of internal environments? What are the different homeostatic mechanisms? Define osmoregulation, define excretion, define thermoregulation. ये osmoregulation वाला बोर्ड में अक्सर आ जाता है, 3-4 दफा आया हुआ है, इसको आपने अच्छी तरह देखना है। What do you know about the control at cell level? तो ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आज हमने जितना पढ़ा उसमें से ये आते हैं, इसको अच्छी तरह समझें। जो भी आपको कंफ्यूजन है वो आप मुझसे पूछें, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछें, इसको अच्छी तरह देखें। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आज का हमारा लेसन था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टडीज पे फोकस करें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज।